चलिए हम शुरू करते हैं अपने बच्चों के साथ एक वीडियो सेशन, जिसमें हम इन लोगों को थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से 9th में और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तुलना में जो बच्चे और कहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनका स्तर कैसा है, और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे वो लोग कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है और पढ़ाई का मतलब स्टार्टिंग हमारा किस तरह से होना चाहिए 9th क्लास के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इन बच्चों से मिल रहा हूँ। ये सारे 9th के बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं और आशा करूँगा कि बहुत अच्छे से इनको मैं गाइड करूँगा और पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा कि शुरू से पूछना चाहूँगा, हिंदी से स्टार्ट करूँगा और वहाँ से देखिए सारे सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी होता है, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? यस और नो बोला करो। आप लोग रेडी हैं? यस। ठीक है, तेजी से बोलना है, लाइट बोलना है, डरना नहीं है। आप लोग देखिए बिगनर्स हैं, सीख रहे हैं, तो बिल्कुल हैप्पीली रहिए और बिल्कुल गुड आंसर दीजिए। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? चलिए यस सर। हम लोगों ने सिलेबस को स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग और एक हो गया। 6 हो गए कि नहीं? तो 6 सब्जेक्ट हैं। क्लियर है? जिसमें से हम लोगों ने अभी 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। क्लियर है? मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। क्लियर है? सभी लोगों ने तेज क्यों नहीं बोलते? खाना क्यों नहीं खाते हो? तेज बोला करो यस। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए और तेज बोला करो, जैसे हाँ थोड़ा सा लाउड यस ऐसे। तो हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए। यस। वेरी गुड, यस सर। ठीक है, अच्छा हिंदी में हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा है, हिंदी में स्टार्टिंग में पढ़ा है। हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, बताइए हिंदी साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2। कौन कौन से? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, यानी कि काव्य। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी, आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, आपको गद्य के बारे में तो पता है ही। हिंदी साहित्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। हालांकि हमें इसमें व्याकरण भी पढ़नी है, एकाकी भी पढ़नी है और भी चीजें पढ़नी है। सब कुछ हमने सिलेबस में मेंशन कर दिया है। हम लोगों ने गद्य साहित्य में स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। गद्य में आपने किस लेखक को पढ़ा है? गद्य साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र। और इनके द्वारा कौन सी रचना की गई, कौन सी लिखी गई है? इनकी रचना बताएं। बात। क्या लिखी है? बात। तो हमने गद्य साहित्य में प्रताप नारायण मिश्रा जी को पढ़ा, उसमें उनकी बात जो रचना है उसको उसके बारे में पढ़ा। और पद्य साहित्य में क्या पढ़ा हमने? कबीर को पढ़ा। कबीर ने क्या लिखी? साखी। और साखी के दोहे अच्छे लगे आपको? एक आध दोहा याद है? चलो सुनाओ राशि, कोई एक दोहा जल्दी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन बोध। और जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो कबीर के कुछ दोहे भी हम लोगों को याद हैं। अच्छा, तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के कवि और लेखक हम लोगों ने एक एक कवर कर लिए अभी, क्योंकि अभी देखिए 10 दिन का ही सेशन हुआ है। 10 दिन ही हम लोगों ने सभी चीजें क्लियर तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, गद्य साहित्य का आपने विकास पढ़ा होगा। गद्य और पद्य में बेसिक अंतर क्या है बताइए? गद्य और पद्य में बेसिक, तेज बोला करो, गद्य और पद्य में बेसिक अंतर क्या है? गद्य विचार प्रधान होती है और पद्य भाव प्रधान। गद्य विचार प्रधान होते हैं और पद्य भाव प्रधान। यानी कि जहाँ पे भावनात्मक बातें होती हैं वो क्या होता है? पद्य। और जहाँ विचारात्मक बातें होती हैं वहाँ गद्य होता है। इसको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नोटबुक में नोट किया हुआ है। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो। अच्छा, इसके बाद हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग हमें बताएं गद्य साहित्य का आविर्भाव कब हुआ? गद्य का आविर्भाव कब हुआ? 13वीं शताब्दी। कौन सी भाषा से इसका आविर्भाव माना जाता है? ब्रजभाषा और राजस्थानी। कुछ लोग कहते हैं दक्कनी और बताइए दक्कनी और कौन सी भाषा के से इसका आविर्भाव हुआ? अच्छा, 13वीं शताब्दी में इसका आविर्भाव हुआ। अच्छा, आप बता सकते हैं कि गद्य को कितने कालखंडों में बांटा गया? 6। कौन कौन से? शुरुआत से बताएंगे। जैसे पहले प्राचीन काल यानी पूर्व भारतेंदु युग, फिर भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, फिर
स्वतंत्रोत्तर युग। डेट भी याद होगी आपको, बहुत अच्छे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य को पढ़ा है और हिंदी में गद्य साहित्य को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम थोड़ी सी देखिए, हम इस वीडियो में केवल ये बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे पढ़ा क्या है, डिटेल में नहीं बता रहे, एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप की वीडियो है। तो अगला है पद्य साहित्य में। तो पद में हम पूछना चाहेंगे, काव्य सौंदर्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। काव्य सौंदर्य, तो क्या क्या चीजें हैं काव्य सौंदर्य की, क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले। पहला कौन सा है, भाव सौंदर्य। दूसरा कौन सा है, विचार सौंदर्य। तीसरा कौन सा है, नाद सौंदर्य। और अप्रस्तुत सौंदर्य। हाँ, तो भाव सौंदर्य में क्या होता है, जैसे करुणा, प्रेम और हाँ आप इस तरह के बहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहा गया, रस को ही क्या कहा गया, काव्य की आत्मा कहा गया। रस कितने बताए गए, 9। उसमें 2 रस और आचार्यों ने बताया, वो कौन कौन से हैं, बीभत्स और बीभत्स है, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, और भी कई बुक्स में अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन काव्य में हम लोगों ने रस को क्या कहा, आत्मा कहा। किसकी, काव्य की आत्मा किसको कहा, रस को कहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आपसे चलो कुछ और पूछें, क्या पूछे। अच्छा आप लोग बताएंगे नाद सौंदर्य क्या होता है। नाद सौंदर्य, जब देखिए आप कोई कविता पढ़ते हैं, कोई दोहा पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य। क्लियर है ना, नाद सौंदर्य। काव्य सौंदर्य क्या होता है, देखिए काव्य जब उसको पढ़ने से उसमें जो अर्थ में जो आनंद आता है उसे क्या कहते हैं, काव्य सौंदर्य। काव्य का आनंद होता है। ठीक है, काव्य का आनंद कब आता है, जब उसके अर्थ का पता हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम थोड़ी सी और चीजें पढ़ लेते हैं। काव्य के कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से, श्रव्य काव्य और दृश्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जिसमें सुनकर अनुभूति करते हैं। ठीक है, और दृश्य काव्य क्या होता है, जैसे कि एक नाटक, उसमें दिखाया जाता है हमें और सुनाया जाता है मंच पर, तो वो क्या होता है, दृश्य काव्य। चलिए ठीक है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं, 2 भेद। कौन कौन से, प्रबंध और मुक्तक। हाँ, प्रबंध और मुक्तक। अच्छा, प्रबंध काव्य में कौन कौन आते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यादान गीतियां। ठीक है, अच्छा महाकाव्य क्या होते हैं, महाकाव्य में कितने सर्ग होने चाहिए, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य होने के लिए क्या पैरामीटर है, कोई महाकाव्य कैसे होगा, कैसे पता करेंगे कि ये महाकाव्य है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, वो एक मानक मतलब व्यापक रूप में होना चाहिए। दूसरा, वो एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध कथा होनी चाहिए। तीसरी चीज, उसका जो नायक है यानी कि जो हीरो है वो क्या होना चाहिए, महान चरित्र वाला होना चाहिए। और उसमें 8 सर्ग होने चाहिए, वो क्या होगा, महाकाव्य। किन्हीं 2-3 महाकाव्यों के नाम बताएंगे आप लोग, जल्दी बताइए। रामचरितमानस, उर्वशी और साकेत। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप लोगों ने याद करना है, जैसे पद्मावत हो गया। ठीक है, तो आप लोग और याद कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम खंड काव्य की। खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य से अलग होता है। और इसमें क्या होता है, ये अपने आप में एक पूर्ण होता है और संक्षिप्त होता है, यानी कि महाकाव्य से छोटा होता है और अपने आप में पूर्ण होता है। और याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ले लें किसको, महाकाव्य को, और उसका 2 मिनट का एक क्लिप ले लें या 10 मिनट या आधे घंटे या उसके कुछ दोहे ले लें, तो वो क्या बन जाए, खंड काव्य। ऐसा नहीं होगा, खंड काव्य अपने आप में क्या होता है, पूर्ण। किन्हीं 2-3 खंड काव्यों के नाम बताएं। हाँ, सुदामा चरित, और बताएं, जयद्रथ वध, और भी बहुत सारे। ठीक है, अच्छा आख्यादान गीतियों में कौन कौन सी हैं, झांसी की रानी और हाँ, रंग में भंग। ठीक है, ये सब क्या है, आख्यादान गीतियां। अच्छा, ये होती क्या है, ये खंड काव्य और महाकाव्य दोनों से क्या होती है, डिफरेंट होती है, दोनों से अलग होती हैं, ये अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके आगे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। श्रव्य काव्य ये हो गया आपका, और प्रबंध काव्य हो गया। अच्छा, इसमें प्रस्तुत एक और कौन होता है, प्रबंध के अलावा कौन सा काव्य होता है, मुक्तक। मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला कौन सा होता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में कौन कौन आते हैं, कबीर के दोहे, बिहारी और
रहीम के दोहे भी आते हैं, देव के दोहे भी आते हैं, ठीक है। तो ये पाठ्य मुक्तक में आते हैं। पाठ्य नाम से ही पता चल रहा हो, पाठ्य। और गे में क्या कौन प्रधान होता है? संगीतात्मक होता है, वर्णात्मक होता है, संक्षिप्तात्मक चीजें होती हैं, इसमें आते हैं कौन से? गे मुक्तक। तो इस तरह से हमने काव्य के भेद पढ़े। काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य और दृश्य। दृश्य के कितने, श्रव्य के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध के कितने भेद हैं? प्रबंध में आते हैं खंडकाव्य, महाकाव्य और आख्यान, गीति। और इसके बाद प्रबंध के अलावा कौन से है? मुक्तक। मुक्तक कितने टाइप के? दो टाइप के। एक कौन सा हो गया? जल्दी से। पाठ्य और गे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? काव्य पढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? काव्य, महाकाव्य सारी चीजें समझ में आ रही है? साखी जब पढ़ी थी तो ट्रांसलेशन में समझ में आ रहा था? ठीक है, बहुत अच्छे से। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी का काफी सारा पोर्शन पढ़ लिया है। पूरे के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम आते हैं मैथ्स पे, ठीक है। गणित। गणित में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति। तो क्या आप लोग प्राकृतिक संख्याएं जानते हैं? पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक पढ़े हुए हैं कि नहीं? परिमेय संख्या। चलिए बताइए परिमेय संख्या क्या होती है? जल्दी। जैसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q बराबर 0 ना। Q बराबर क्या ना हो? 0। और P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक। बहुत अच्छे। अब परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके। और बताइए, और क्या? इतना ही पता होगा तो भी काम चल जाए। अच्छा, आप लोग, ये तो हो गया बताने की चीज। क्या आप परिमेय संख्या निकाल लेते हैं? दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करना, किया है ना? जैसे मैंने कहा 5 और 6 के बीच में अनंत परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से निकाल लेते होंगे। चलिए, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा है वास्तविक संख्या। पढ़ी है? पढ़ लिया? अच्छा, दशमलव प्रसार पढ़ा है? पहले ही लेसन में संख्या में पढ़ रहे दशमलव प्रसार। तो कौन कौन से दशमलव पढ़े हैं? शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। इनको निकालना आता है? बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, ठीक है। आपको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आता है? संख्या रेखा पर, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को के बीच में परिमेय संख्या निकालना आता है? जो रूढ़ वाली संख्याएं होती हैं उनको संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर लेते हैं। बहुत अच्छे। तो मैथ में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला ही लेसन पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें 1.4 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और 9th का सिलेबस है, हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे फ्रॉम द जुलाई। तो बहुत अच्छे से हमारा मैथ्स चल रहा है। सारे टॉपिक्स क्लियर वे में पढ़ रहे हैं। और जो डाउट्स होते हैं इन लोगों को रेगुलर डाउट्स करा रहे हैं। बस हमारा यही फोकस है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर पाएं, ताकि कोई भी, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, छूटे ना। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश पे। थोड़ा सा आप लोग हमें इंटेंशन देंगे अपना। बताइए इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है? इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, ग्रामर और हाँ, इसमें हमें अनसीन पैसेज भी पढ़ना है, कंप्रीहेंशन पढ़ना है, वोकेबलरी पढ़ना है, जिसमें क्या पढ़ने हैं हमें? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ने हैं। बहुत सारी चीजें हमें और भी पढ़नी है इंग्लिश में। चलिए, अभी आप लोगों ने इंग्लिश में क्या स्टार्ट किया है? तेज बोला करो, क्या स्टार्ट किया इंग्लिश में? क्या स्टार्ट कर? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउन के डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं ना? चलिए, अच्छा, एक चीज बताइए हमें, आप लोगों ने केस पढ़े होंगे नाउन में, पढ़े हैं? यस सर। कितने टाइप के केस होते हैं? 3 टाइप्स के केस पढ़े। कौन कौन से? नॉमिनेटिव और पजेसिव और जल्दी हम एक्यूसेटिव भी कैसे कह देते हैं। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तीनों देखे थे, कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान और एक में क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने केस नाउन भी पढ़ा है। चलिए, जेंडर नाउन भी पढ़ा होगा, 4 टाइप ऑफ जेंडर पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें नाउन में पढ़ी होंगी। इतना डिटेल में हम लोग इस तरह से एक होल इंटरव्यू में बातें नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में काफी अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, स्टार्ट कर दिया है। पहला लेसन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। मतलब सीधा सा ये हमारा उद्देश्य है। हम एक ही वीडियो में सारा का सारा आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। हम लोगों का जो बिगनिंग्स चल रहा है उसमें हम लोग पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं
कि किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। अभी साइंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम कम है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सोशल साइंस भी पढ़ना है, ड्राइंग भी हम लोग सीखने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है। 9th को अच्छे से करेंगे तो आगे चल के आने वाले 10th में भी हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे चल के लाइफ में जब हम मतलब पढ़ाई करेंगे तब भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 9th अगर अच्छे से रहा तो 10th अच्छे से होगा, 10th अच्छे से होगा तो 11th 12th सभी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अगर आप भी एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन फॉलो माई वीडियो। और अगर आप भी इस तरह से लर्निंग करना चाहते हैं और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग भी इस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों की भी बढ़िया धांसू तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। और इसी तरह से हम लोग अपने जून के इस सेशन को एंड करेंगे, मई के इस सेशन को एंड करेंगे। अब 15 जून से फिर से स्टार्ट होंगे स्कूल, तो वहाँ से फिर से आपका वेलकम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।